उदयपुर राजस्थान, रात का वक्त। रघुवंशी पैलेस। रिदम हैरानी से साहित्य और मिरांश की तरफ देख रही थी। साहित्य रिदम को नहीं देख सकता था क्योंकि उसकी पीठ रिदम की तरफ थी। वहीं मिरांश की नजरें रिदम के चेहरे पर ही ठहरी हुई थी। तभी साहित्य एकदम से मिरांश का कॉलर पकड़कर बोला, बस यही करना आता है तुम्हें? हाथ उठाओ, मारो, लदलो, लेकिन खुद को सही साबित कर लो। पर हमेशा ऐसा नहीं होता मिस्टर मिरांश रघुवंशी। उद्धरण चिन्ह। यू नो वो तुम मिरांश रघुवंशी नहीं हो क्योंकि तुम्हारी माँ इस खानदान का हिस्सा तो कभी थी ही नहीं। बोलकर उसने मिरांश का कॉलर छोड़ दिया। मिरांश अभी भी शांत था और वो रिदम को देख रहा था। वही साहित्य के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर रिदम की आंखें और बड़ी हो गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि साहित्य ये चीज बोलेगा। तभी साहित्य चिल्लाकर बोला, तुम अपनी माँ के बेटे हो। मेरे भाई बनने की ना तुम्हारी सच में औकात ही नहीं है। तुम अपनी उस माँ के बेटे हो जिसने मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। अपनी माँ का खून लेकर आए हो तुम। उसकी बात सुन मिरांश ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी, लेकिन अभी भी वो खुद को कंट्रोल करते हुए रिदम की तरफ देख रहा था। तभी साहित्य फिर से बोला, यू नो वॉट, तुम्हारी माँ को जिंदा होना चाहिए था, ये देखने के लिए कि तुम आखिर कर क्या रहे हो। बस साहित्य के इतना कहते ही मिरांश के सब्र का बांध, या कह सकते थे कि रिदम को देखकर उसके शांत रहने की जो शक्ति थी वो खत्म हो चुकी थी। उसने एकदम से साहित्य का कॉल पड़ा और उसे एक जोर का पंच मारा। साहित्य लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया। अंशित साहित्य को कॉलेज से पकड़कर खड़ा करके बोला, अगली बार अपनी जुबान पर मानवी राजपूत के बारे में अगर एक शब्द भी निकाला तो जान से मार दूंगा। साहित्य उसे धक्का देकर बोला, यही आता है तुम्हें? धमकी पर धमकी देना, बकवास करना। कभी किसी की इज्जत नहीं की, कभी किसी के हो नहीं सकते तुम। किसी के नहीं हो सकते। इससे अच्छा होता कि जो दादू बोलते हैं ना, अपनी माँ के साथ ही तुम। तभी रिदम चिल्लाकर बोली, जस्ट शट अप मिस्टर साहित्य रघुवंशी। ये सुनते ही साहित्य ने एकदम से मुड़कर रिदम को देखा, जो कि उसे गुस्से से घूर रही थी। रिदम उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, गुस्सा एक तरफ है, तुम्हारी हर बात एक तरफ है, लेकिन बार बार मीर की माँ को बीच में लाने का क्या मतलब है? बोलते हुए वो साहित्य के सामने आकर रुकी। रिदम इस वक्त बेहद गुस्से में साहित्य की आंखों में देख रही थी। साहित्य सार्कास्टिकली बोला, तुम तो इसका साथ दोगी, आखिर तुम भी तो इसके जैसे ही हो ना। रिदम सीसो दिया। रिदम धीरे से बोली, व्हाट, कहना क्या चाहते हो तुम? बोलते हुए उसकी आंखों में कंफ्यूजन और गुस्सा साफ झलक रहा था। साहित्य एकदम से हंसकर बोला, मैं क्या कहना चाहता हूँ तो सुनो। रिदम सिसोदिया, हमारी शादी से पहले तुम मेरे ही भाई के साथ सो कर आई थी। दिस इज वॉट यू, खुद को इतना अच्छा बनाती हो तुम। शादी के मंडप तक तुमने ये बात छुपाई। अगर मेरी शादी तुमसे हो जाती तब क्या होता? तुम्हारे जैसी लड़की जो मेरे भाई के साथ। वो अभी बोली रहा था कि तभी रिदम ने एकदम से साहित्य को थप्पड़ मार दिया। साहित्य का चेहरा एक तरफ झुक गया, वही रिदम उसे गुस्से से घूर रही थी। साहित्य रिदम को देखकर बोला, वाह, तुम्हें अपनी गलती रियलाइज नहीं हो रही है रिदम। लेकिन रिदम बीच में बोली, हाँ मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन पता है, मुझे की बता देना चाहिए था, नहीं बताया, वो है मेरी गलती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी हद पार करके कुछ भी बोलोगे। रिदम साहित्य का कॉलर पढ़कर बोली, मेरी छोड़ो, मिरांश रघुवंशी भाई बोलते हो ना तुम मुझे, इसके लिए सबसे लड़ते हो। आज उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हो। उसकी जिंदगी का सबसे सेंसिटिव टॉपिक तुम अपनी लड़ाई के बीच में लेकर आ रहे हो। कहाँ गई तुम्हारी समझदारी? साहित्य, मेरा दोस्त ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे तो लगा था मेरा दोस्त बहुत समझदार है, बट दिस इज नॉट यू। यू आर नॉट माई फ्रेंड। मैं नहीं जानती इस साहित्य को जो मेरे सामने खड़ा है। बोलकर उसने साहित्य को एकदम से छोड़ा और मिरांश की तरफ बढ़ गई। रिदम मिरांश के पास जाकर बोली, मिर लिसन। बोलकर वो जैसे ही मिरांश को छूने वाली थी, तभी मिरांश ने एकदम से रिदम का हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगाया और उसके चेहरे के करीब जाकर बोला, क्यों आई हो तुम बीच में? क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? रिदम गहरी सांस लेकर बोली, मिर प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। बोलकर उसने जैसे ही मिरांश के गाल पर हाथ रखा, तभी मिरांश एकदम से पीछे हटकर चिल्लाकर बोला, क्यों आए हो तुम यहाँ पर? मैं हैंडल कर रहा था ना सब कुछ, नहीं आना चाहिए था तुम्हें यहाँ पर। बोलकर उसने वही एक कॉफी टेबल पर जोर का लात मारा। वो कॉफी टेबल वही गिरकर टूट गया। रिदम हैरानी से मिरांश को देख रही थी, वही साहित्य कंफ्यूजन से उसकी तरफ देख रहा था। रिदम उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, प्लीज। मिरांश ने एकदम से रिदम को धक्का दिया और चिल्लाकर बोला, नहीं सुनना मुझे कुछ भी। सुन लिया? नहीं सुनना मतलब नहीं सुना।
बोलते हुए उसने वहीं पर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। साहित्य धीरे से बोला, व्हाट इज दिस? रिदम उसे देखकर बोली, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे भाई के साथ क्या हो रहा है? तुम्हें कुछ भी नहीं पता? साहित्य, कैसे भाई हो तुम? साहित्य उसे देखकर बोला, पर मैं। वो अभी बोला ही रहा था कि तभी अचानक से मिरांश ने एक चेयर उठाकर गुस्से में फेंक, वो चेयर वहीं पर टूट गया। रिदम धीरे से बोली, ये एपिसोड कब पूरा होगा? ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट रहता है, गॉड प्लीज जल्दी से पूरा कर दो। मिरांश अभी भी तोड़फोड़ किए जा रहा था। रिदम उसके शांत होने का इंतजार कर रही थी। रिदम इंतजार कर रही थी, लेकिन मिरांश शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था और अब रिदम और इंतजार नहीं कर सकती थी। साहित्य पहली बार मिरांश को ऐसे रिएक्ट करते देख रहा था। अब धीरे धीरे उसका गुस्सा भी शांत होने लगा था और उसे मिरांश की टेंशन हो रही थी। उसने बहुत कुछ बोला था अभी, लेकिन वो सारी चीज गुस्से में उसके मुंह से निकली थी। उस बात का वो मीन करता था या नहीं, वो तो सिर्फ साहित्य ही जानता था। रिदम से अब और रुक नहीं गया। उसने जल्दी से जाकर मिरांश का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमा दिया। एकदम से अपना हाथ उठा लिया, लेकिन अपना हाथ बीच में रोक दिया। वो रिदम को घूरते हुए गहरी सांस से ले रहा था। रिदम एकदम से अपने पंजों के बल खड़े होकर बोली, रिलैक्स पति, जस्ट रिलैक्स, ओके सब ठीक है। बोलते हुए वो धीरे धीरे अपने अंगूठे से उसका गाल सहलाने लगी थी। मिरांश ने अपना हाथ नीचे किया और उसने एकदम से रिदम को अपने सीने से लगा लिया। मिरांश ने अपनी आंखें बंद की और वो लंबी गहरी सांस लेने लगा। रिदम उसके सीने से लगे हुए उसकी पीठ सहला रही थी। थोड़ी देर बाद मिरांश उससे अलग होकर बोला, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? यू आर ऑलराइट प्रिंसेस, ओके। रिदम उसे देखकर बोली, मुझे कहीं नहीं लगी है। चीज उठाकर तुम फेंक रहे थे तो तुम्हें लगी होगी। साहित्य अचानक से बोला, कोई मुझे बताया कि हो क्या रहा है? ये सुनते ही उन दोनों की नज़र साहित्य की तरफ चली गई। रिदम उसे देखकर बोली, मैं कुछ नहीं बताऊंगी और ना ही मिरांश कुछ बताएगा। रही बात जो चीज़ तुम्हें पता चली है, तो साहित्य अतीत अतीत होता है, उसे अतीत में रहने दो। अब सब कुछ ठीक है, तुम अपनी लाइफ में खुश हो तो रहो, ना हमें डिस्टर्ब मत करो। साहित्य कुछ पल रुक कर बोला, दिस इज नॉट यू रिदम। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें पता है कि उसने किया क्या है? आउटफिट को चेंज करने में इसका हाथ है। रिदम गहरी सांस लेकर बोली, साहित्य मुझे सब कुछ पता है। तुम जो बोलोगे वो हर बात मुझे पता है, तो क्या करूं मैं? उसके इतना कहते ही साहित्य ने ताली बजानी शुरू कर दी। तभी मिरांश उससे बोला, लिसन बिग ब्रदर, ये ड्रामा मेरा काम है। आई कैन बी ड्रामेटिक, लेकिन अगर मेरे सामने कोई और ड्रामेटिक होने की कोशिश करे तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है। आई डोंट लाइक इट। साहित्य एक नज़र उसे देखकर बोला, इसे ड्रामेटिक होना नहीं कहते मिरांश, इसे अपने इमोशंस बाहर लाना कहते, जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर इमोशन नहीं है और रिदम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। मिरांश धीरे से बोला, ओवर ड्रामेटिक। तभी रिदम उसे देखकर बोली, उसको छोड़ो, तुम मेरी तरफ देखो। खुद को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों नहीं करते हो तुम? अगर कंट्रोल नहीं भी होते तो फिर मुझे अपने पास तो आने दिया करो, लेकिन नहीं, तुम तो मुझे खुद के पास भी नहीं आने देते। ऐसे तोड़फोड़ कर रहे थे, मैं डर गई थी। और वो अभी बोला रही थी कि तभी मिरांश ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कर दिया। मिरांश धीरे से बोला, कंट्रोल नहीं हो पाया प्रिंसेस, मुझे नहीं पता चला कि मैं क्या कर रहा था, बस कंट्रोल नहीं हो पाया। बोलकर उसने रिदम के होठों पर से अपनी उंगली हटा दी। रिदम उसका कॉलर पकड़कर बोली, तुमसे कंट्रोल नहीं हो पाया और तुमने मुझे डरा दिया। लिसन पति, अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो मुझे हक कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुम्हें कंट्रोल करने में हेल्प करती हूँ। तो तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे थे? रिदम कुछ पल रुककर बोला, प्रिंसेस, हर बार ऐसा नहीं होता कि तुम मुझे संभाल लोगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मुझे नहीं संभाल सकता जब तक मैं अपना गुस्सा निकाल न लूँ, मुझसे नहीं कंट्रोल होता। और ये एपिसोड, रिदम बीच में बोली, ऑलमोस्ट 10 मिनट का था। मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, आई डोंट केयर। बोलते हुए वही सोफे पर बैठ गया। रिदम उसके पास बैठकर बोली, क्या हालत बना दी तुमने अब? उसने इतना ही कहा था कि तभी मिरांश ने अपने नज़र चारों तरफ घुमाए और अगली पल वो खड़ा हो गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे थे। रिदम धीरे से बोली, फिर से नहीं। तभी मिरांश चिल्लाकर बोला, व्हाट द हेल प्रिंसेस, ये सारी चीज जल्दी से साफ करवाओ, आई कैंट टॉलरेट दिस, कितना डिस्टर्बिंग सीन नहीं है। बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। रिदम अपने सर पर हाथ रखकर बोली, गॉड, एक तरफ खुद ही तोड़फोड़ करता है और दूसरी तरफ खुद परेशान होता है।
मिरांश सीधे बाहर हॉल में गया और वो तुरंत धानी के पास जाकर बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली तुम्हें वो मिलने जा रहा है जिसका तुम इंतजार कर रही थी। धानी उसे देखकर बोली, मेरा इंतजार तो पूरा हुआ लेकिन तुम्हारा हुलिया कैसे बिगड़ा हुआ है? ये क्या हालत बना कर रखी है आपने, नीचे आओ। ये सुनते ही मिरांश बिना कुछ बोले चुपचाप उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। धानी तुरंत उसके बाल सही करने लगी। मिरांश चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। तभी शिवम धीरे से बोला, इतना शांत रहने लगा ये, आई कांट बिलीव धानी कि ये तुम्हारा कजिन ब्रदर है। मिरांश एक नज़र शिवम को देखकर बोला, साले साहब, आई आल्सो कैन ट बिलीव कि आप मेरी इस बहन के हस्बैंड हो। कहा मेरी बहन इतनी स्वीट थी और कहा आप एक नंबर के बड़ बोले। शिवम धीरे से बोल, व्हाट, क्या बोला तुमने मुझे? मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, वही जो आपने सुना। और धानी बीच में बोली, तुम दोनों चुप रहोगे नहीं तो मुझे रिदम को बुलाना पड़ेगा और वो तुम दोनों को खुद हैंडल करेगी। मिरांश धीरे से बोला, वो तो हैंडल कर ही रही है। और ये बात शिवम ने सुन ली। वो मिरांश को देखते हुए बोला, क्या हैंडल कर रही है मेरी बहन? कौन सा काम पका कर आए तुम मेरी बहन को? लिसन मिरांश रघुवंशी, वो मेरी बहन है, रॉयल प्रिंसेस है, खबरदार अगर तुमने उससे कोई भी ऐसा वैसा काम करवाया तो। मिरांश शिवम को देखकर बोला, साले साहब, मैं आपको कोई जल्लाद नजर आता हूँ क्या, जो आपकी बहन के पीछे डंडा लेकर पड़ जाएगा उसे काम करवाने के लिए? पति हूँ मैं उसका, प्यार करता हूँ उससे, काम करने के लिए नहीं लेकर गया मैं उसे। मिरांश ने ये बात इतनी कैजुअली बोली थी लेकिन उसकी ये बात शिवम को ये दिलासा देने के लिए काफ़ी थी कि मिरांश के साथ उसकी बहन खुश रह सकती है। पूरा फंक्शन खत्म हो चुका था और खत्म होने तक धानी बहुत थक चुकी थी, इसलिए आज शिवम और धन यहीं पर रुकने वाले थे और ये पहली बार था जब शिवम यहाँ पर रुक रहा था। उनकी शादी को ऑलरेडी 2 साल हो चुके थे लेकिन शिवम कभी भी यहाँ पर नहीं रुका था। पता नहीं क्यों पर उसके दिल से कभी आवाज़ नहीं आई कि उसे एक बार यहाँ पर रुकना चाहिए। अभिराज शिवम को देखकर बोले, शिवम बेटा, तुम धानी के साथ उसके कमरे में रह जाओ, वैसे तो कमरा ज़्यादा साफ सुथरा नहीं होगा पर अगर चाहो तो गेस्ट रूम। शिवम बीच में बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अंकल, वो मेरी बीवी का कमरा है तो फिर अपनी बीवी के कमरे में रहने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। उसकी बात सुन धानी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। फिर शिवम धानी को सीधे ऊपर उसके बेडरूम में लेकर चला गया। मिरांश वही एक तरफ खड़ा अपने फ़ोन पर कुछ टाइप किए जा रहा था। उसका ध्यान सारी चीज़ों पर था ही नहीं था, या फिर शायद था। तभी अभिराज उसे देखकर बोले, और तुम सुनो लड़के। उनकी बात का मिरांश ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अभिराज चिल्लाते हुए बोले, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? मिरांश एकदम से उन्हें देखकर बोला, मेरा नाम मिरांश रघुवंशी है, अगर मिरांश बोलो तो भी चलेगा, मुझे मेरा नाम बड़ा पसंद है, पर ये लड़के वो लड़के ये लड़के, दिस इज नॉट माई नेम मिस्टर अभिराज रघुवंशी। तो फिर अपने ओल्ड फैशन नाम को देख लीजिए और मेरे अच्छे से नाम को देखिए, उस हिसाब से बड़ी इज्जत से मेरा नाम लेना सीख जाए। अभिराज धीरे से बोले, तुमसे बात करना ही बेकार है, मुझे बस इतना कहना है कि जब तक शिवम यहाँ पर है मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, तो फिर अपनी हरकतें कंट्रोल में रखना। मिरांश सार्कास्टिकली बोला, हद करते हो दादाश्री, हरकतें आप करो, बात बात पर मूड स्विंग्स आपके होते हैं और कंट्रोल में करो खुद कर लो। उसके बोलने का तरीका ऐसा था कि अनामिका को हंसी आ गई थी। तभी साहित्य उसका हाथ पकड़कर उसके कान में बोला, कंट्रोल। अनामिका धीरे से बोली, कंट्रोल करो, लेकिन तुम्हारा भाई ना बहुत सार्कास्टिक है, किसी को नहीं छोड़ता। तभी रिदम वहां पर आकर बोली, आमिर, मैंने हमारा खाना ऑर्डर कर दिया है। अभिराज उसे देखकर बोले, ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी, रिदम खाना घर पर बना था ना। रिदम उन्हें देखकर बोली, अभिराज अंकल, खाना घर पर बना जरूर था लेकिन आमिर वो नहीं खाएगा, उसमें बहुत फैट और बहुत कैलोरीज होंगे, उसके ट्रेनर ने मना किया है इतना ज्यादा कैलोरी वाला खाने के लिए। अभिराज धीरे से बोले, किन लोगों के बीच फंस चुका हूं मैं, कैसे कैसे लगे मेरे खानदान में। सी मिरांश तेज आवाज में बोला, दादाश्री ऐसे खुद से चुगली करके क्या फायदा, थोड़ा जोर से बोलो, आपका एक बेटा सुन लेगा, आपका एक पोता सुन लेगा, तीनों मिलकर चुगली खाना खोलो, मजा आएगा। तभी विक्रांत मिरांश को देखकर बोला, मुझे बीच में लाने की क्या जरूरत है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ओके। वैशाली मिरांश के पास जाकर बोली, आमिर ये सब कुछ छोड़ो, तुम जाकर के खाना खा लो, उसके बाद मुझे थोड़ी बात करनी है प्लीज। मिरांश हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, ओके प्रिंसेस चलो। बोलकर उसने रिदम का हाथ पकड़ा और उसे लेकर के तुरंत वहां से चला गया। उनके जाते ही साहित्य भी वहां से चला गया। इस वक्त वो किसी से भी बात करने के मूड में नहीं था। उसे नहीं पता था कि अगर अभी किसी ने उसे कुछ बोला तो वो कैसे रिएक्ट कर जाएगा। अभिराज विक्रांत को देखकर बोले, जब घर की एक औलाद बिगड़ी हुई हो तो उसे सुधारा कैसे जाए।
विक्रांत अचानक से बोला, पर डैड आप मिरांज को इस परिवार का हिस्सा मानते ही नहीं है तो फिर वो इस घर की औलाद है ही नहीं। ये सुनते अभिराज बिल्कुल चुप हो गए। विक्रांत वैशाली को देखकर बोला, अब तुम खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही हो, जाकर अपना काम करोगी या फिर खड़े रहकर मेरी आरती उतारती रहोगी। उसकी बात सुन वैशाली बिना कुछ बोले वहां से चली गई। इधर मिरांश और रिदम आराम से बेडरूम में बैठे हुए थे। रिदम खुद मिरांश को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। मिरांश अपने फोन पर कुछ करते हुए बोला, प्रिंसेस तुमने बाहर की सफाई खुद की है या फिर करवाई है? रिदम आई रोल करते हुए बोली, लिसन पति मैं बहुत अच्छी हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, पर सफाई घर के काम मुझसे नहीं होते, मुझे नहीं आता, कितनी भी कोशिश कर लो थोड़ा बहुत ही कर पाऊंगी। तुमने जो तोड़फोड़ की थी ना वो साफ करना मेरे अकेले बस की बात नहीं थी, 10 दिन निकल जाते मुझे। मिरांश एकदम से उसे देखकर बोला, मैंने बस पूछा है, इतनी बड़ी बातें बोलने की जरूरत नहीं, सीधे बोल देती तो भी चल जाता। रिदम एकदम से मुस्कुरा कर बोली, ओके पति समझ गई, अब खाना खाओ और खाना खाकर तुम्हें सोना है और फिर कल मुझे भाई और भाभी के साथ सिसोदिया पैलेस जाना है। मिरांश उसे देखकर बोला, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रही प्रिंसेस? रिदम उसकी आंखों में देखकर बोले, तो तुम भी चले आओ ना पति, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम मेरे साथ आओगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। उसकी बात का मिरांश ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उन दोनों का खाना खत्म हो चुका था। रिदम वो डिस्पोजल प्लेट लेकर बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वापस आई तो उसने देखा कि मिरांश आराम से बेड पर लेटा हुआ अपनी आंखें बंद किए शायद सो चुका था। रिदम उसके पास है जैसे ही लेटी की तभी मिरांश ने करवट बदलते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। रिदम हैरानी से बोली, तुम जाग रहे हो, मुझे लगा तुम सो गए थे। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती प्रिंसेस, ऐसा नहीं है कि मैं सो नहीं सकता, प्रैक्टिकली नींद आ जाएगी बट अगर इमोशनली देखे तो नहीं आएगी। रिदम कुछ पल रुककर बोली, कोई बात नहीं, तुम अब सो जाओ और चाची से तुम कल बात कर लेना, अभी तुम थके हुए हो, तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है। बोलकर वो उसके बालों में अपनी उंगलियां चलने लगी। मिरांश ने बिना कुछ बोले रिदम की गर्दन में अपना चेहरा छुपाया और उसकी गर्दन पर हल्के से किस करके वो आराम से सोने लगा। अगला दिन साहित्य ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था और वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, तभी अनामिका उसके पास आकर बोली, कल रात से तुम इतना ऑफ फाउंड कर रहे हो, क्या हुआ है? साहित्य उसकी तरफ मुड़कर बोला, नथिंग अनामिका, आई मीन बस थोड़ा काम का प्रेशर है। बोलकर वो जैसे ही जाने को हुआ तभी अनामिका उसका हाथ पकड़कर बोली, ऑलमोस्ट 4 महीने से जानती हूँ मैं तुम्हें, अच्छे से समझ में आ रहा है कि काम का प्रेशर कब होता है और कब तुम्हारा दिमाग किसी और चीज़ को लेकर खराब होता है, मुझे बताओगे? साहित्य बिना कुछ बोले चुपचाप उसे देखने लगा था। वो धीरे से बोला, अगर वो सब कुछ नहीं हुआ होता तो आज तुम मेरे साथ नहीं होती ना। अनामिका कंफ्यूजन से बोली, व्हाट, क्या नहीं हुआ होता? साहित्य ने एकदम से उसे कंधों से पकड़कर अपने पास खींचा और उसकी आंखों में देखकर बोला, अगर दूल्हे की पूरी हेरा फेरी नहीं हुई होती तो आज तुम मिसेज साहित्य रघुवंशी होती ही नहीं। ग्रेट। बोलकर उसने झटके से अनामिका को छोड़ दिया और इधर उधर घूमने लगा। अनामिका अभी भी साहित्य की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। अनामिका एकदम से साहित्य के पास जाकर बोली, तुम्हें किसी चीज़ का रिग्रेट हो रहा है क्या? तुम्हें रिग्रेट हो रहा है कि तुम मेरे हस्बैंड हो या फिर मैं तुम्हारी वाइफ हूँ? सीरियसली? साहित्य बोलते हुए अनामिका खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही थी पर उसे हो नहीं रहा था। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें नम हो चुकी थी। साहित्य एकदम से उसे देखकर बोला, मैंने कब बोला कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ? अनामिका चिल्लाकर बोली, तो फिर क्या है ये, अगर दूल्हे नहीं बदले होते तो मैं तुम्हारी वाइफ नहीं होती, तो फिर तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे क्लियर कर दो। साहित्य उसे वापस अपने पास खींचकर बोला, बस ये कहना चाहता हूँ कि आई वॉन्ट यू यार। ये सुनते अनामिका बिल्कुल शांत हो गई, वो चुपचाप साहित्य की आंखों में देख रही थी। तभी साहित्य उसे छोड़कर बोला, यस आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ, शायद तब से जब तुम्हें पहली बार देखा था, जब तुम मिरांज की होने वाली वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस हुई थी, हमारी शादी हो गई, सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? अनामिका कुछ बोलने वाली थी कि तभी साहित्य फिर से बोला, तुम्हें पता है ये पूरे दूल्हे वाली हेरा फेरी करने में मिरांज का हाथ है, मेरे खुद के भाई ने मेरी होने वाली बीवी के साथ शादी कर लिया और उसने। इतना बोलते ही वो रुक गया। वो अनामिका को नहीं बता सकता था कि मिरांज और रिदम शादी से पहले ही करीब आ चुके थे। अनामिका धीरे से बोली, व्हाट, मिरांज ने ये सब किया था? साहित्य उसे देखकर बोला, यस एग्जैक्टली, उसने ये सब कुछ किया सिर्फ और सिर्फ रिदम को पाने के लिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कल मैंने उसे इतनी सारी चीज बोल दी। बोलकर वो बेड पर बैठ गया। अनामिका गहरी सांस लेकर बोली,
व्हाट्सअप कुछ मेरे दिमाग के ऊपर जा रहा है, बट इतना समझ में आ चुका है कि तुम गिल्टी फील कर रहे हो। उसकी बात सुन साहित्य ने एकदम से उसे देखा। अनामिका कुछ पल रुक कर बोली, यस, तुम अपने भाई से इतना प्यार करते कि तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है। जो भी बातें तुमने कल उसे बोली, मुझे नहीं पता कि तुमने क्या क्या बोला है, और अभी जो तुमने मुझसे बोला वो मतलब। साहित्य बीच में बोला, फ्रस्ट्रेशन में या फिर इरिटेशन में नहीं बोला, सच में बोला। आई वॉन्ट यू, आई ऑलवेज वांटेड यू, पर नहीं समझ में आया। रिदम से शादी होने वाली थी, लॉयल्टी दिख रहा था मैं, बट फॉरगेट इट बोलकर वो खड़ा हो गया। अनामिका कुछ कह पाती उससे पहले साहित्य वहां से चला गया। अनामिका ने कुछ पल गेट की तरफ देखा और फिर अनजाने में ही उसकी होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो खुद से बोली, मैं ब्लश क्यों कर रही हूँ, रिलैक्स बोलकर उसने खुद को शांत किया और फिर बाहर चली गई। इधर रिदम बेड पर बैठी हुई थी और वो उबासियां ले रही थी। वो अब जाकर उठी थी। सुबह के 10 बजे रिदम की नज़र अचानक से टाइम पर गई और टाइम देखते ही उसकी बच्ची कुछ नींद उड़ गई और एकदम से चिल्लाकर बोली, 10 बजे बज गए, अब क्या करूं मैं, बोलकर वो तुरंत बेड से खड़ी होकर वॉशरूम में भाग गई। थोड़ी देर बाद रिदम वॉशरूम से बाहर आई। उसने जल्दी से अपने बाल सुखाए और तुरंत बाहर चली गई। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग बैठे हुए थे और सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। शिवम और धानी अभी तक वहीं पर थे, वो ब्रेकफास्ट करके जाने वाले थे। रिदम सबको देखकर बोली, सॉरी एंड गुड मॉर्निंग, आई मीन कुछ नहीं, बोलकर वो मिरांश के बगल में बैठ गई। अभिराज कुछ बोल पाते कि तभी मिरांश रिदम को देखकर बोला, प्रिंसेस तुम जल्दीबाजी में आए हो, तुम्हारे बाल पूरी तरीके से सूख नहीं है। रिदम उसे देखकर बोली, क्या बोले? तभी मिरांश ने एक बार उसके कपड़ों को देखा और फिर उसे देखकर बोला, सीरियसली प्रिंसेस तुम्हारे कपड़े भी हल्के हल्के गीले हैं, तुम आराम से नहीं आ सकती थी, कोई जल्दी थी क्या, या फिर तुम्हारी कोई ट्रेन छूट रही थी? रिदम धीरे से बोली, नहीं ऐसा नहीं है, बोलकर उसने एक बार तिरछी नजरों से सबको देख, सबकी नज़र इस वक्त उन दोनों पर ही थी। मिरांश उसकी प्लेट में खाना सर्व करते हुए बोला, अपना खाना खत्म करो और उसके बाद जाकर के अच्छे से अपने बाल सुखा होगी तुम। और एक बात, रात को हम जल्दी सोए थे, फिर भी आज तुम्हारी लेट नींद खुली, ऐसा क्या किया था तुमने जो थक गई? मतलब हमने तो कुछ भी। रिदम बीच में बोली, फिर खाना मतलब खाना खाना है मुझे, तुम मुझे खाना खाने दो, भूख लगी है, बोलते हुए उसे घूर रही थी। मिरांश आई रोल करते हुए बोला, तो मैंने तुम्हारे हाथ नहीं पड़े प्रिंसेस, खाना खाओगी तो मैं खिला दूंगा, बोलकर उसने रिदम की प्लेट अपनी तरफ कर ली और फिर उसकी तरफ एक बाइट बढ़ाया। रिदम ने एक बार सबको देखा और फिर चुपचाप अपना मुंह खोल मिरांश उसे खाना खिलाने लगा। उन दोनों को ऐसे देखते हुए शिवम के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी। तभी धानी उसे देखकर बोली, ये मैं क्या देख रही हूँ, पहली बार आमिर को देखकर तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम मुस्कुरा रहे हो? शिवम गहरी सांस लेकर बोला, क्योंकि कुछ फील हो रहा है, कल से नोटिस कर रहा हूँ, शायद पहले नोटिस किया नहीं पर अब समझ में आ रहा है। धानी मुस्कुराकर बोली, यही कि हमारी रिदम को परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिला है। शिवम धीरे से बोला, शायद हाँ, बोलते हुए उसकी नज़र मिरांश और रिदम पर ही थी। मिरांश रिदम को अभी भी खाना खिला रहा था। वही अभिराज बार बार ये सीन देख रहे थे। उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था कि उनके डाइनिंग टेबल पर ऐसी हरकतें हो, पर शिवम के सामने कुछ नहीं बोल सकते थे। अभिराज रघुवंशी की जैसे सोच थी उसके अकॉर्डिंग वो अपने घर के दामाद के सामने अपनी इज्जत का ख्याल रखने वाले थे। खाते खाते ही मिरांश की नज़र एकदम से साहित्य की तरफ चले गई, जो कि बार बार उसे देख रहा था। साहित्य को देखते ही मिरांश के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल चुके थे, जो कि रिदम ने भी नोटिस कर लिया था। मिरांश एकदम से खड़ा होकर बोला, प्रिंसेस जब तुम्हारा खाना हो जाए तो फिर बाहर आ जाना, बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। क्या साहित्य मिरांश से बात करेगा? क्या शिवम मिरांश को पूरी तरह से एक्सेप्ट करेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए।